हेलो एवरीवन। आज हम प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा प्रसिद्ध निबंध प्रेमचंद जी के फटे जूते का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार परसाई जी ने प्रेमचंद जी का फ़ोटो देखकर, ऐसा फ़ोटो जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और फ़ोटो ऐसा वैसा नहीं है, उनकी व्यंग्य मुस्कान वाला फ़ोटो है, जिसमें उनका सिंपल लिविंग होना तो पता चलता है, लेकिन साथ ही उनकी व्यंग्य भरी मुस्कान परसाई जी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये कैसा कहानीकार है, कैसा उपन्यास सम्राट है जो संघर्षों का जीवन जी रहा है, लेकिन फिर भी इनके फेस पर आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है। आगे उन्होंने बताया है कि किस प्रकार टोपी जो उस समय भी सस्ती मिलती थी और आज भी सस्ती मिलती है, किंतु जूता उस समय भी 5 रुपये से कम क्या आता होगा। टोपी सम्मान का प्रतीक है और जूता तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ प्राणी का प्रतीक है, तुच्छ वस्तु का प्रतीक है, जो कितना भी महंगा आ जाए लेकिन उसे सिर पर धारण नहीं किया जा सकता। आगे लेखक बता रहे हैं, निबंधकार बता रहे हैं, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। आज का समय ऐसा है जब लोग दिखावा करने के लिए, अवसरवादिता के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं, लेकिन उपन्यास सम्राट साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी जो कि जैसा हैं वैसे ही सामने दिखाई दे रहे हैं। आगे लेखक बता रहे हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, जो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया। तो बेटा आप इमेजिन करेंगे ऐसा जूता, 2 कंडीशंस हैं। एक जूता जो कि परसाई जी का है, जिसका नीचे का तला फटा हुआ है लेकिन उंगली बाहर नहीं निकलती। वास्तविकता किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन पैर चोटिल होता रहता है, चोट लगता रहता है ना। दूसरा जूता प्रेमचंद जी का है जो ऊपर से फटा है लेकिन पैर सुरक्षित है, उसमें पैर को चोट नहीं लगती है। लेखक यही बताना चाह रहे हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, तो कौन सा जूता ज़्यादा अच्छा है? प्रेमचंद जी का। तो हमें वास्तविकता स्वीकारनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, तुम तो दिखावा करना ही नहीं जानते, और हम का मतलब ये समाज, ये दुनिया पर्दे पर कुर्बान हो रही है। आज हमारी मानसिकता हो गई है, हम दिखावा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? अब परसाई जी ने प्रेमचंद जी की कुछ साहित्यिक रचनाओं के बारे में लिखा है। क्या होरी का गोदान हो गया? प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, जिसमें एक किसान होरी, जिसका पूरा जीवन, उनके पूरे जीवन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि गाय का दान करना, लेकिन वह ताउम्र यह नहीं कर सकता। वह कह रहे हैं, क्या होरी ने गोदान कर दिया कि आपके फेस पर इतना आत्मविश्वास दिख रहा है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात भी उनकी एक स्टोरी है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? ये एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है, एक गरीब व्यक्ति जिसका लड़का मरनासन है और वह डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं करता है क्योंकि डॉक्टर अभी बिजी है, कहाँ, पार्टी में। वह अपना सामाजिक कर्तव्य भूल गया और सुजान भगत का लड़का मर जाता है। लेकिन समय परिवर्तित होता है और एक समय जब डॉक्टर के बेटे को सांप डस जाता है और उसका जहर उतारने वाला उस गांव में सिर्फ और सिर्फ सुजान भगत था। डॉक्टर उनके पास जाता है अपने पुत्र को लेकर। सुजान भगत को सब पता था, लेकिन वह अपने सामाजिक कर्तव्य को नहीं भूलता और उस बच्चे की जान बचाता है। तो यह स्टोरी भी मर्मस्पर्शी थी, मर्म को छूने वाली थी। नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। यहाँ भी एक स्टोरी है, कफन बहुत ही मर्मस्पर्शी है, हृदय को छू जाने वाली स्टोरी है कि माधव अपनी औरत की लाश पर कफन के लिए पैसे कलेक्ट करता है गांव से, और उस पैसे से भी शराब पी जाता है माधव और उसके पिता।
ऐसी ऐसी हृदय स्पर्शी स्टोरीज और नॉवेल लिखा है, उपन्यास लिखा है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया ये। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। कुंभन दास एक कवि थे, सो उन्होंने भी इससे रिलेटेड एक काव्य पंक्ति लिखी है। उसे बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। सो आने जाने में दुनियादारी के फेर में मैं वही कार्य भूल गया जिस उद्देश्य से मैंने जन्म लिया था। मैं ईश्वर का नाम ही भूल गया। सो आगे लेखक कहते हैं, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। जिन व्यक्तियों को देखने से ही कष्ट होता है, दुख होता है, किंतु क्या करें, मजबूरी है, हालात से लाचार है, और ऐसे ही व्यक्ति को सलाम करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना बहुत आसान है। आज हर उच्च पदासीन व्यक्ति, सब तो नहीं कह सकते, बट 80% लोग ऐसे ही हैं जो उस पद के काबिल नहीं हैं। पैसे और शक्ति के बलबूते पर ज्ञानी शिक्षित व्यक्ति को झुकाने की कोशिश करते हैं। सो आगे देखते हैं। सो इस चैप्टर का बेटा हर पंक्ति में व्यंग्य है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होंगे। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है। कोई ऐसी सामाजिक बुराई को दूर करने की कोशिश की होगी जो दर पर दर मजबूत होती गई। उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया होगा। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया होगा, पर उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। किसे कहेंगे? वह रुकावट। टीला एक ऊंचा स्थान होता है। छोटा सा टीला, पहाड़, पत्थर किसी का भी हो सकता है। लेखक ने यहाँ टीला किसे कहा है? टीला वह ऊंचा स्थान है जो मार्ग में आ जाए तो आप और हम क्या करते हैं? रास्ता पलट कर चले जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं है। महान कथाकार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, अगर उनके रास्ते में कोई टीला आया है, टीला सामाजिक बुराई, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, ऐसे कई सामाजिक बुराइयां हैं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, हम उसको अनदेखा कर देते हैं। नहीं, प्रेमचंद जी ऐसा नहीं करते। वह टीले के रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा और शायद इसीलिए वह जूता फट गया होगा। उस टीले को हमेशा के लिए हटा दिया होगा। सो तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, जैसा कि सब करते हैं। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। सो मेरे साहित्यिक पुरखे, तुमने रास्ता क्यों नहीं बदला? तुमने अपना पैर का जूता क्यों फाड़ लिया? क्यों तुमने उस टीले को बार बार ठोकर मारी? सो टीला समझ ही गए होंगे आप। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी आप समझ गए होंगे, गोदान का मुख्य कैरेक्टर था। वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। ऐसा लग रहा है कि इस अंगूठे से तुम इशारा कर रहे हो, और तुम जिसे उंगली से इशारा करने के लायक भी नहीं समझते, उसकी ओर पैर से इशारा कर रहे हो। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ के नहीं पाँव की अंगुली से इशारा कर रहे हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुम्हारा जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रिवाइज दिस चैप्टर। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी इस चैप्टर का पार्ट 3 और क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।